गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो उम्मीद करता हूं कि आज जिस जिज्ञासा के साथ यहाँ आए हैं वो आपकी सारी उम्मीदें जो है वो पूरी होगी। और आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि एक नया ट्रेंड आया है कि सेमिनार में बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसलिए मेरे सामने ये धर्म संकट हो जाता है कि मैं पेरेंट्स को कन्विंस करूं या बच्चों को। और फिर दूसरा ये भी एक विचार आता है कि बच्चे स्वेच्छा से आरएस आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हैं या उनके पेरेंट्स उनसे जबरदस्ती आरएस आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं। तो जितने भी पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, जो कि बहुत ज्यादा संख्या में होने लग गए हैं आजकल, तो आप लोग बच्चों को जबरदस्ती तो नहीं भेज रहे हैं? पक्का? और बच्चों, तुम बताओ देखें, तुम स्वेच्छा से आए हो या पेरेंट्स ने तुम्हें जबरदस्ती भेजा है या जबरदस्ती लेके आए हैं? क्योंकि स्वेच्छा से। क्योंकि बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे, सास भी कभी बहू थी। तो हम जब स्टूडेंट थे हमने ग्रेजुएशन कर ली थी, और ग्रेजुएशन करने के बाद भी हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कौन से रास्ते जाएं। ग्रेजुएशन करने के बाद भी तो या तो नई जनरेशन इतनी इंटेलिजेंट जन्म ले रही है कि यहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद छोड़ो, ग्रेजुएशन शुरू नहीं हुई है उससे पहले से ही बच्चे जो है वो इतना बड़ा सोच रहे हैं। तो ये वैसे तो हर जनरेशन जो होती है पिछली जनरेशन से ज्यादा इंटेलिजेंट ही होती है, ये फैक्ट है। हालांकि हमारे समाज में कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि पुरानी चीजें सब अच्छी होती थी और नई चीजें सब खराब है। पुरानी फिल्में अच्छी होती थी, नई फिल्में उतनी अच्छी नहीं है। पुराने गाने अच्छे होते थे, पुराना म्यूजिक अच्छा होता था, अभी का गाने म्यूजिक अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी मान्यता। पहले के लोग बहुत नैतिक होते थे, वर्तमान के लोग इतने नैतिक नहीं है, और दिनों दिन अनैतिकता बढ़ती ही जा रही है। तो कहीं न कहीं ये हमारे जो पौराणिक बातें थी, कुछ पौराणिक बातें ऐसी चलती है अपने कि दुनिया पहले बहुत अच्छी थी और डे बाय डे खराब होती जा रही है। जैसे अपने बताया, वो एक कंसेप्ट लिया था हमारे पूर्वजों ने शायद कहीं से, कि कोई भी चीज नई होती है, कार नई खरीद के लेके आते हैं तो पहले वो कार एकदम परफेक्ट होती है, फिर धीरे 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 वो कार पुरानी होती जाती, पुरानी होती जाती, एक दिन वो कबाड़ में। तो जैसे कार है वैसे हर चीज, कोई भी चीज जब बनती है तब एकदम परफेक्ट होती है, और धीरे धीरे वो पुरानी होती जाती है, होती जाती है, और एक दिन वो कबाड़ में चली जाती है। तो इस सामान्य जो ये हमारा जो विचार है, इसी से सृष्टि के बारे में भी हमने सोच लिया कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया था तब दुनिया बहुत अच्छी थी, सतयुग था उस समय, और सतयुग में कोई पाप नहीं होता था, सब अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा होता था। लेकिन जैसे दूसरी चीजें पुरानी होती है, वैसे वैसे हमारी ये सृष्टि भी पुरानी होने लगी, तो इसमें थोड़े पाप बढ़े। इसलिए त्रेता युग आया, तो उसमें थोड़े रावण जैसे लोग भी उत्पन्न होने लगे, जो दूसरों की महिलाओं को उठा के भी ले जाते थे, तो थोड़ा पाप बढ़ा। उसके बाद द्वापर युग आया, जिसमें पाप और ज्यादा बढ़ा, जिसमें दूसरों की बीवी तो छोड़ो, भाई की बीवी पे भी बुरी नजर रखने लग गए। तो कौरव जो थे वो द्रौपदी पे भी बुरी नजर रखते थे, क्यों? पाप बढ़ गया, द्वापर। और फिर आया कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग का पाप तो खैर, अब मैं यहाँ कई पेरेंट्स बैठे हैं और बच्चे बैठे हैं, आदमी आदमी पे बुरी नजर रखने लग गया है, तो पाप और ही ज्यादा जो है। तो ऐसी व्याख्या जो है हमारे उस पौराणिक मान्यता है। ये क्या, कौन सी मान्यता है? पौराणिक। हालांकि हमारे जो फिलोसोफर्स है, जबकि साइंस की थ्योरी अलग है। साइंस ऐसा कहती है कि पहले सृष्टि एक आग का गोला थी, करोड़ों वर्ष लगे इसको ठंडा होने में,
और फिर धीरे 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 इस पे जीवों की उत्पत्ति हुई, और सबसे पहले एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुआ, फिर कोशिका विभाजन हुआ, और फिर द्विकोशिकीय, और वैसे जीवों की वनस्पति की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद समुद्री जीवों की उत्पत्ति हुई। समुद्री जीवों के बाद उभयचर जीव, जो पानी में भी रह सकते हैं और धरती पे भी रह सकते हैं, ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद जो है स्तनपायी जीवों की उत्पत्ति हुई। साइंस ऐसा कहती है, जूलॉजी ऐसा कहती है, स्तनपायी, जिनके स्तन होते हैं, वो वैसे जीवों की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद लूसी की उत्पत्ति हुई, जो आधा मनुष्य थी और आधा बंदर थी। और उसके बाद जो मनुष्य और पशु दोनों थे, स्तनपायी दोनों थे। और उसके बाद जो है विशालकाय मनुष्य होते थे, और फिर धीरे धीरे मनुष्य की साइज कम होती जा रही है, बाल कम होते जा रहे हैं, और मनुष्य का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। तो साइंस ये मान रही है कि सृष्टि का क्रमिक विकास हुआ है, पतन नहीं हुआ है। और आपको शायद पता ही होगा कि अपने विष्णु के जो 10 अवतार बताए गए हैं, साइंस ने ये खोज तो अभी की है पुनर्जागरण के टाइम, लेकिन विष्णु के जो अवतार बताए गए हैं हमारे पूर्वजों ने गुप्त काल में जो है वो बताए थे विष्णु के, तो वो जो जीवों का क्रम हुआ है सेम वही बताया। सबसे पहले विष्णु ने मत्स्य के रूप में अवतार लिया था, मछली के रूप में। साइंस भी कहती है सबसे पहले जो जीव उत्पन्न हुए थे वो समुद्री जीव थे, पानी में रहने वाले जीव थे। तो यानी कि विष्णु उस समय भी, जब केवल पानी में रहने वाले जीव थे, उस समय भी विष्णु ने अवतार लिया था, और वो मछली के रूप में, क्योंकि केवल मछलियां और समुद्री जीव ही थे। उसके बाद दूसरा विष्णु का जो अवतार है वो कच्छप अवतार है, कछुए के रूप में। वो ऐसे जीव थे जो पानी में भी रहते हैं और धरती पे भी। कछुआ पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है। और तीसरा विष्णु का जो अवतार है वो वराह अवतार है, सुअर के रूप में, जो एक स्तनपायी है। ठीक है। और चौथा जो विष्णु का अवतार है वो नरसिंह अवतार है, जो आधा शेर है और आधा मनुष्य है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बंदर मानने की बजाय, भगवान को बंदर कैसे माने, अगर जीवों में ही मानना है तो बंदर की जगह आधा क्या माने, शेर माने। ठीक है। और उसके बाद में वामन अवतार। यहाँ पे जो साइंस है वो और हमारी जो पौराणिक कथा है उसमें थोड़ा विरोधाभास है। वो कहते हैं, साइंस कहती है कि पहले मनुष्य की हाइट ज्यादा होती थी, जबकि हमारा जो पुराण कहते हैं कि पहले मनुष्यों की हाइट कम होती थी, इसलिए बोने के रूप में विष्णु भगवान ने जो है वो अवतार लिए थे। तो ये है, ये जो विष्णु के अवतार की क्रमपरा है, तो ये कह रही है, ये साइंस से मेल खाती है कि क्रमिक रूप से धरती का विकास हो रहा है। और हमारे जितने भी फिलोसॉफीज हुई है, फिलोसोफर्स जितने भी हुए हैं, उन्होंने भी यही माना है कि धरती का क्रमिक विकास हो रहा है, पृथ्वी का, सृष्टि का, समाज का क्रमिक रूप से विकास हो रहा है। और पहले की तुलना में पहले लोग ज्यादा भले नहीं होते थे, वर्तमान में लोग ज्यादा भले होते हैं। तो इसलिए प्लीज जो पेरेंट्स हैं, आप सभी से ये निवेदन है कि आप हमेशा ये माने कि आपके जो बच्चे हैं वो आपसे ज्यादा होशियार है। पुरानी चीजों की बजाय नई चीजें हमेशा ही ज्यादा अपडेट होती है, क्योंकि नई पीढ़ी के पास पुरानी पीढ़ियों के द्वारा संचित ज्ञान होता है, और उसमें उनको वैल्यू ऐड ही करना होता है, थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ना ही होता है। तो आप लोग इन बच्चों पे ज्यादा भरोसा रखें कि ये आपसे ज्यादा होशियार है। और जैन जी, आप लोगों पे बहुत सारे कटाक्ष किए जाते हैं, लेकिन आपको उन कटाक्ष को सुनने की जरूरत नहीं है। आगे से आप ध्यान रखना कि आप पुराने वाली जनरेशन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, पुरानी वाली जनरेशन से ज्यादा एडवांस हो, पुरानी वाली जनरेशन से ज्यादा अच्छे हो। ज्यादा अच्छे बता रहा हूं मैं। ठीक है। हमारा समाज वर्तमान में ज्यादा नैतिक है, पहले अनैतिकता ज्यादा थी। पहले राजनीतिक दृष्टि से पहले राजतंत्र था, जबकि वर्तमान में लोकतंत्र है, यानी सत्ता में सबकी भागीदारी है, पहले नहीं होती थी। तो वो ज्यादा व्यवस्था अच्छी थी या वर्तमान की व्यवस्था अच्छी है? ज्यादा नैतिक व्यवस्था वो थी या ये है?
ये वाली लोकतंत्र से बेहतर कोई शासन प्रणाली नहीं हो सकती। लोकतंत्र का केवल एक ही विकल्प होता है और वो है लोकतंत्र। इसके अलावा दूसरी कोई शासन व्यवस्था इससे अच्छी नहीं हो सकती। ज्यादा नैतिक अगर माना जाए, जिसमें शासन में हर व्यक्ति की भागीदारी होती है, तो राजनीतिक दृष्टि से पहले की बजाय अभी ज्यादा नैतिक है। सामाजिक दृष्टि से पहले की बजाय अब ज्यादा नैतिक है, क्योंकि पहले जातियों के आधार पर जो है बहुत भेदभाव होते थे, अत्याचार होते थे, लेकिन अब वो जाति व्यवस्था जो है उसमें जो भेदभाव थी, कुरीतियां थी, वो खत्म हुई है और सामाजिक समानता मिली है। महिलाओं को पहले उतने अधिकार नहीं दिए जाते थे। बहुत सारे, अब कौन कौन सी कुरीतियों का उल्लेख करें, लेकिन वो सारी कुरीतियां खत्म हुई है और महिलाओं को अब पुरुषों के समान अधिकार मिले हैं। तो जो सामाजिक व्यवस्था है वो पहले की बजाय वर्तमान में ज्यादा नैतिक है। पहले की बजाय अब जो है ज्यादा नैतिकता है। धर्म के मामले में पहले रूढ़ियां, आडंबर और अंधविश्वास बहुत ज्यादा थे, और लेकिन जैसे जैसे साइंस का विकास हुआ है, रूढ़ियां, आडंबर और अंधविश्वास जो है वो कम हुए हैं। आर्थिक दृष्टि से पहले लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान में आर्थिक दृष्टि से भी सभी लोगों की जो संपन्नता है कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। तो इसलिए समय जो है वो लगातार उन्नति कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। हमारे हिंदू फिलोसोफर्स भी यही बात कहते हैं, साइंस भी यही बात कहती है, ठीक है? और आप और हमें भी यही मानना है कि हमारी नई जनरेशन जो है वो ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और जो पहले वाले हमने जितने भी जो अचीवमेंट्स लिए हैं उसकी बजाय ये लोग जो है वो ज्यादा आगे ले जाएंगे समाज को और देश को। इसलिए इन पे सबसे ज्यादा भरोसा रखना है। और ये बात मैंने इसलिए कही है ताकि ये जो नई वाली जनरेशन जो है, यहाँ जो नए बच्चे हैं बैठे हैं, देखो आप लोग किस मामले में कितने एडवांस हो कि हम ग्रेजुएशन करने के बाद भी हमें पता नहीं होता था, क्योंकि मैंने 97 में ग्रेजुएशन किया था और 98 99 तक मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है। बस मैं यही सोचता था जिंदगी में कुछ बड़ा काम करूंगा, जिंदगी में कुछ बड़ा करूं। अब वो बड़ा करूंगा क्या, ये मुझे पता नहीं था। फिर 99 में वैकेंसी आती है, और अब जब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, और मेरा दोस्त जो था वो रात दिन एक ही रट लगाए हुए था, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आरएस बनूंगा और आईएएस बनूंगा, तो वो कर रहा था, तो साथ साथ मैंने भी, अब दूसरा कुछ सूझ नहीं रहा था, तो मैं कि ये बनेगा तो मैं भी आरएस बनूंगा, आईएएस बनूंगा। इसलिए 99 में मैंने पहली बार फॉर्म भरा था आरएएस का, 2 साल बाद। और अभी की एडवांस जनरेशन देखो, देखें, अभी 12th हुए हुए जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए नहीं है, और मैं आईएएस बनूंगा, मैं आरएएस बनूंगा, और आज यहाँ आए आज हैं, लेकिन ये कहते आ रहे हैं पिछले साल भर से, 2 साल से जो है ये रट लगा रहे हैं। तो इसका मतलब जो ये जनरेशन है वो ज्यादा एडवांस है, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और नई जनरेशन, आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा रखें और घर वालों की बात ज्यादा नहीं सुननी है, क्योंकि घर वाले जो है वो अपने हिसाब से कहेंगे। क्योंकि देखो, मैं अगर मेरे घर वालों की बात सुन लेता, पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ज्यादा भरोसा नहीं होता है। जैसे मेरा एग्जाम्पल दूं, तो मेरे पिताजी फौजी थे, वो नॉर्मली वो व्रत नहीं करते थे। तो फौजी आदमी थोड़ा कम ये धार्मिक काम थोड़े कम ही करता है। तो कोई नवरात्रे वगैरह थे, तो एक दिन वो खाना खा रहे थे, तो मैं उनको खाना खिला रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि दिलीप, तू जो है तू भी खा ले। तो मैं कहा नहीं नहीं, आज मेरे व्रत है। तो उनका सेंटेंस क्या था पता है? उन्होंने कहा कि बेटा, जब तक मैं कमा के दे रहा हूं, खा ले, बाकी तेरे लक्षणों के हिसाब से आगे जिंदगी में तुझे व्रत ही करने हैं, तेरे लक्षणों के हिसाब से, ठीक है? तो वो उनका मेरे बारे में मान्यता। तो पेरेंट्स को हमेशा ये लगता है, पिताओं को हमेशा ये लगता है कि उनके जो बच्चे हैं वो मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, इतने ज्यादा होशियार नहीं हैं। और मम्मियों को, सबको लगता है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा है। मम्मी को बेटा बेवकूफ नहीं लगता, उसको मेरा बेटा बेवकूफ नहीं है, बहुत होशियार है, लेकिन है बहुत बड़ा। अब मेरे मम्मी को ही देख लो, वो रोज ये टेंशन, मारे दिलीप तो हाँ बड़ो, इन्हें तो हर कोई ठगे। अब मैं उनको कहता हूँ कि बाबू टेंशन मत लो, मैं हजार हजार लोगों को साथ बैठा के ठगता हूँ, मुझे कौन ठग लेगा? लेकिन अरे, क्या हंस रहे हो आप लोग, मैं ठग रहा हूँ क्या आप लोगों को? तो मैं उनको कितना ही भरोसा दिलाऊं
कि मैं होशियार हूँ, मैं भोला नहीं हूँ, मैं नहीं ठगा जा रहा हूँ। लेकिन आज भी कोई भी उनके पास जाओ वो यही कहेंगे कि हाँ बड़ो है, इन्हें तो हर कोई ठगे, और किसी की भी बातों में ये आ जाता है। ठीक है, तो पेरेंट्स का जो सोच होती है वो मैच्योर होते हैं, वो बच्चों के बारे में चिंता थोड़ी ज्यादा करते हैं, इसलिए वो ज्यादा पॉजिटिव सोचना चाहते नहीं है। लेकिन बच्चे होते हमेशा इंटेलिजेंट है, पेरेंट्स की तुलना में ज्यादा होशियार होते हैं, और पेरेंट्स परिवार को जहां लाए हैं उससे बच्चे 2 कदम आगे ही ले जाते हैं। और बच्चों, आप पे भी ये जिम्मेदारी है कि पूरी जनरेशन के सारे बच्चे अपने अपने परिवार को 2 कदम आगे ले जा रहे हैं, तो आप अपने परिवार में कपूत, नालायक या निकम्मे मत बनना। आपकी भी जिम्मेदारी है कि पूरी जनरेशन जिस तरह से समाज को आगे ले जा रही है, वैसे के वैसे आपको भी अपने परिवार को 2 कदम आगे ले जाना है। और ईश्वर ने वो सामर्थ्य आप लोगों को दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं, आप सामान्य एफर्ट्स करने हैं, क्योंकि जितना इंटेलिजेंस आपके पेरेंट्स में है वो आपको विरासत में मिला है, और समय ने जो ग्रोथ की है वो आपको एक्स्ट्रा चीज जो है वो मिली है। समय के साथ रिसोर्सेज एक्स्ट्रा है, आपके पास सूचनाएं एक्स्ट्रा है, आपका एजुकेशन सिस्टम ज्यादा अच्छा है, आपके आसपास का जो वातावरण है वो ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए आप अपने परिवार को 2 कदम आगे ले जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है। और ये जिम्मेदारी का भाव आपको अपने मन के अंदर जो है वो रखना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो है, तो सबसे पहले मैं इस बैच के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कि ये जो बैच परसों से शुरू हो रहा है, मंगलवार से, आप में से कई लोग प्लीज जो है थोड़े से ज्यादा मुहूर्त वगैरह मानते हैं, तो वो ऐसे कहते हैं मंगलवार को कोई नया काम शुरू नहीं करना, बुधवार को ही शुरू करना होता है, इसलिए कई बच्चे एक दिन लेट आते हैं। पर मैं थोड़ा उल्टा मानने वाला व्यक्ति था, मैं शुरू से ही थोड़ा ऐसे ही था कि एक वो कहावत होती थी ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। मैंने किसी ट्रक के पीछे पड़ा था ये, कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। पर मैं उल्टा चलता था, मैं का समय पे ही मिलना है और भाग्य का ही मिलना है, तो फिर क्या मिलना है, इसमें मेरी क्या उपलब्धि है। मैं समय से पहले लूंगा और भाग्य से ज्यादा लूंगा। ठीक है, तो वैसे कि वैसे कि मंगलवार को कोई आदमी नया काम शुरू नहीं करता, तो मैं कहता था कि मैं मंगलवार को ही नया काम जो है वो शुरू करके दिखाऊंगा। मैं इन चीजों में ज्यादा नहीं मानता, मैं मानता हूं मेहनत में। ठीक है, तो इसलिए, और मैंने वो किया। हालांकि आदमी जिस व्यवस्था का विरोध करने की शुरुआत करता है और अंततः उसी व्यवस्था का एक हिस्सा हो जाता है। तो पहले तो मैं कि मुझे ऐसा लगता था कि बुधवार मंगलवार ये सब अंधविश्वास होते हैं, इसलिए मेरा बैच जो है वो मंगलवार को शुरू करूंगा। जो कोई आदमी नया काम मंगलवार को शनिवार को शुरू नहीं करते, मैं मंगल और शनि को ही करूंगा। और फिर मेरे बैच एक के बाद एक, एक के बाद एक अच्छे बनने शुरू हो गए। तो फिर अपन ने, अब मैं अंधविश्वासी हो गया हूँ कि काम तो मंगलवार को ही शुरू करेंगे अपने। तो इसलिए आप पिछले इतने सालों का इतिहास उठा के देखोगे तो स्प्रिंग बोर्ड जो है वो मंगलवार को ही बैच शुरू करता है, और मंगल मुखी सदा सुखी, ये मारवाड़ के अंदर कहा भी जाता है। तो प्लीज जो है, इस वजह से आप ऐसा ना सोचें कि बुधवार को ही कोई काम शुरू करने से ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। और वर्तमान में, पहले के जमाने में ऐसा माना जाता था कि लड़का और लड़की की ये मांगलिक है, मांगलिक है, इसलिए इसकी शादी मुश्किल है। लेकिन भारत में ज्यादातर लोग मांगलिक ही है, और ज्यादातर लोगों का मंगल और शनि बहुत भारी होता है, प्रबल होता है। और जिसका मंगल और शनि बहुत प्रबल और भारी होता है, उसको हर काम मंगलवार को ही या शनिवार को शुरू करना चाहिए, और वो दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा नई ऊंचाइयों को जो है वो हासिल करता है। तो इसलिए आपका भी मंगल भारी ही होगा, और जो व्यक्ति भारी होता है उसका मंगल भी भारी होता है। इसलिए आप प्लीज उस चीज में न जाएं, और बुधवार की जगह मंगलवार को ही आप भी जो है वो आए। तो ये जो बैच है, सामान्य जो बैच होते हैं, नॉर्मली जो शुरू होते हैं, वो 18 महीने का बैच होता है। उसकी फीस थोड़ी कम होती है, उसकी फीस 1,12,000 होती है। और ये जो बैच शुरू होने वाला है, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। ये 18 महीने की बजाय 36 महीने चलने वाला बैच है। और इसमें आरएस और आईएएस दोनों की तैयारी जो है वो आपको एक साथ में करवा दी जाती है। और दोनों में जो फर्क है, एक तो एक 1.5 साल चलता है, दूसरा 3 साल चलता है। और दूसरा जो फर्क है, रूटीन 1.5 साल वाला जो बैच है वो 6 घंटे रोजाना चलता है,
सुबह मॉर्निंग का बैच होता है तो 7 बजे से लेके 1 बजे तक चलता है, और इवनिंग का जो बैच है वो 1 बजे से लेके 7 बजे तक चलता है। लेकिन चूंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ये बच्चे होते हैं, 6 घंटे अगर पढ़ाया जाता है एक बच्चे को, तो वो 6 घंटे वाला वो घर जाके फिर रेस्ट भी करता है। फिर चूंकि वो कॉलेज लाइफ है उसकी जीवन में, कॉलेज लाइफ भी एक जरूरी लाइफ होती है। आप प्लीज ऐसा ना समझें कि कॉलेज लाइफ कुछ भी नहीं है। हर चीज आदमी जितना बुक्स से सीखता है उससे कई गुना ज्यादा व्यवहार से, समाज से, लोगों से मिल के सीखता है। इसलिए मैं सब पेरेंट्स को कहता हूं कि बच्चे को कॉलेज में एडमिशन जरूर दिलाएं, कॉलेज लाइफ वो जिएगा। तो कॉलेज की पढ़ाई से आपको मतलब नहीं है, कॉलेज का जो वातावरण होता है, लोगों से मिलेगा, उनसे ज्यादा ज्यादा सीखता है। और एक बुक से पढ़े हुए व्यक्ति की बजाय समाज से पढ़े हुए व्यक्ति, पढ़ा हुआ व्यक्ति ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। और एक महान फिलोसोफर हुए हैं देकार्त, उन्होंने कहा है कि दुनिया की सबसे अच्छी बुक है ये दुनिया, दुनिया की सबसे अच्छी बुक है ये दुनिया। तो जितनी बुक से आप जितनी चीजें नहीं सीखोगे, इतना समाज के बीच में रह के सीखोगे। तो इसलिए एक बच्चे का कॉलेज जाना जरूरी होता है, क्योंकि किताबों के अलावा वो वहां फ्रेंड सर्किल होता है, दोस्त होता है, लोग होते हैं, उनसे भी सीखता है। तो उसको बच्चे को कॉलेज जो है वो जरूर भेजें, और उसको कॉलेज भी जाना होता है। प्लस वो 6 घंटे का पढ़ाया हुआ वापस घर जाके रिवीजन करना होता है। तो अभी बच्चों की जो उम्र है वो ऐसी उम्र नहीं है कि उनके ऊपर पूरा पढ़ाई का बर्डन डाल दो। 6 घंटे यहाँ पढ़ रहा है, 6 घंटे घर जाके वापस उसका रिवीजन कर रहा है, तो घनचक्कर जो है वो बन जाएगा बच्चा। इसलिए ये जो बैच होता है ये 4 घंटे का होता है, 3 बजे से 7 बजे तक। तो प्लीज जो पेरेंट्स है, कई पेरेंट्स जो है वो लालच करते हैं कि चूंकि ये 3 साल चलेगा, इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमें, इस वजह से जो है इसकी फीस ज्यादा है। इसकी फीस 1,50,000, 52,000, 1,52,000 जो है इसकी फीस है, और नॉर्मल बैच की 1,12,000 रुपए है। तो 40,000 रुपए उसकी फीस है। और पेरेंट्स तो छोड़ो, आजकल तो बच्चे तो खुद घर वालों की इतनी चिंता करने लग गए हैं कि पापा के पैसे बचा लेते हैं, और इसलिए नहीं, 3 साल वाला बैच हम नहीं करेंगे, और हम जो है वो 1.5 साल वाला जो है वो रूटीन जो बैच होता है वो अटेंड करेंगे। उसमें थोड़ा सा पढ़ा, दूसरा इसमें जो फर्क होता है, पढ़ाने की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, क्योंकि सारे बच्चे जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ही होते हैं। तो स्लो होती है, धीरे धीरे आराम से। एक एग्जाम, नॉर्मली एक टॉपिक समझाने के लिए हम 2 एग्जाम्पल देते हैं, 3 देते हैं, तो लेकिन इस बैच में हम एक बात को समझाने के लिए 10 एग्जाम्पल देते हैं, ताकि हमारे दिमाग में, ये टीचर के दिमाग में ये होता है कि भाई ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, इसलिए इस टॉपिक को उस हिसाब से पढ़ाया जाता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पैसे बचाने के चक्कर में, सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में जो है कि आपके नहीं, मैं वो नहीं करना है और मुझे ये करना है। प्लस आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं, जल्दी बैच खत्म हो जाएगा आपका, और आपके साथ दिक्कत एक और होगी कि अभी तो हमें एग्जाम बहुत लेट देना है, इसलिए लापरवाही बरतेंगे। तो प्लीज ये लापरवाही आपको नहीं बरतनी है, ठीक है। और फिर आपको वो जो बर्डन टाइप जो है पढ़ाई लगेगी अगर उस रूटीन वाले बैच में है। और रूटीन वाले बैच में आएंगे, 1.5 साल में आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा। आप फर्स्ट ईयर हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आधे के अंदर आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा, और इस समय आप मन लगा के पढ़ोगे भी नहीं, और उसके बाद 2 साल जो है फ्री में बैठे रहोगे, तो जो पढ़ा है उसको भी भूल जाओगे। तो इसलिए प्लीज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए वो 1.5 साल वाले बैच की बजाय जो है 3 साल वाला बैच ज्यादा ठीक है। अब इसमें मैं ये बताऊं, आपको ऐसा लगेगा कि तुम पैसे बचाने के लिए जो है वो उस 3 साल वाले को अवॉइड करोगे, अवॉइड करते हो और इसमें लेते हो, और तुम्हें ऐसे लगेगा कि चूंकि हम पैसे बचाने के लिए इतना सोच रहे हैं, तो ये पैसे कमाने के लिए इतना सोच रहे होंगे। तो प्लीज, जहां तक बात पैसे की, वैसे दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला झूठा सेंटेंस यही है कि बात पीसा की कोने। दुनिया में वो सेंटेंस जो सबसे झूठा सेंटेंस है वो कौन सा है? बात पीसा की कोने, जबकि बात हमेशा पैसे की होती है। पर यहाँ पे ईमानदारी से कहूं, बात पैसे की नहीं है। देखो, इस बार ये सेंटेंस मैं जो है झूठ में नहीं बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ, सच के लिए बोल रहा हूँ। और इसका एग्जाम्पल आज से 7-8 साल पहले, ठीक है, 4 4 साल 5 साल पहले, कोरोना से जस्ट पहले, अगर कोई अनुभवी है, किसी की मेमोरी है, और अगर कोई फर्स्ट ईयर के बच्चे को स्प्रिंग बोर्ड लेके आया है, तो हम अलग से काउंसलर बैठाते थे, और फर्स्ट ईयर के बच्चे को हम एडमिशन देते ही नहीं थे।
और स्पेशली उन जो पेरेंट्स और बच्चा जो आता था उनकी हम काउंसलिंग करते थे और हम उनको कहते थे कि प्लीज बच्चे पे अत्याचार मत करो और आप इसको जो है अभी एडमिशन मत दिलाओ, 1-2 साल इसको कॉलेज जाने दो, कॉलेज लाइफ सीखने दो, उसके बाद अभी ये थोड़ा मैच्योर होने दो इसको, मैच्योर होगा फिर हमारे पास भेजना। और हम उनको समझाते थे कि देखो हमारे उस जमाने में 82,000 रुपए की फीस हुआ करती थी, तो हम कहते थे कि देखो हमारा तो लॉस हो रहा है, 82,000 का लॉस हो रहा है, हम फिर भी मना कर रहे हैं तुमको, क्योंकि हमें पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो लॉस खा के भी अगर हम समझा रहे हैं, लेकिन होता क्या था कि पेरेंट्स अब नहीं देते थे, तो वो पेरेंट बच्चा दूसरे दिन आता, पेरेंट्स को घर रख के किसी और के साथ आता और यहाँ आके कहता कि मैं फाइनल ईयर में हूँ, अब बोलो। तो फिर एडमिशन ले लेते थे, फिर बाद में हमें पता चलता था कि कई बच्चे फर्स्ट ईयर के जो इस तरह से एडमिशन ले रहे हैं। फिर दूसरा पता चलता था कि यहाँ से नहीं तो दूसरे कोचिंग में जाके जो है ले लेते थे एडमिशन, तो फिर हमें लगा, और फिर दूसरे कोचिंग में जाते थे तो हमारी बुराई और करते थे, वो क्या समझते हैं अपने आप को, ऐसे क्या क्या नहीं देंगे एडमिशन। तो हमने कहा यार ये तो डबल नुकसान हो रहा है, एक पैसे का नुकसान तो हो ही रहा है, प्लस एक बच्चा जो है वो वहां जाके बुराई और कर रहा है। तो इसलिए मैं कहा अपना नुकसान नहीं करना, अब सही क्या है और गलत क्या है इसको रख देते हैं एक तरफ, और इसलिए अब हम बच्चों का जो बैच बनाएंगे लेकिन हालांकि उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि कुछ बच्चे जो है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और स्पेशली जो ये 3 ईयर फाउंडेशन बैच के जो बच्चे हैं, इन बच्चों में जिज्ञासा नॉर्मली जो लोग हैं उनकी तुलना में ज्यादा होती है, क्योंकि दूसरे लोगों पे दूसरा रंग जो है वो चढ़ जाता है और ये कोरे कागज की तरह होते हैं, तो हमारा अनुभव जो है वो ज्यादा अच्छा रहा है। तो अब हम जो है फिर हमने ये 3 साल वाला बैच जो है वो शुरू किया है, लेकिन फिर भी अभी भी आधे बच्चे जो है इसमें एडमिशन लेते हैं और आधे बच्चे हम पापा के पैसे बचाएंगे, 40,000 रुपए ज्यादा नहीं लगेंगे और हमें करना है फटाफट, जल्दी का काम शैतान का, तो वो जल्दी करना है, हमें जल्दी कोर्स करना है, इसलिए वो उसमें चले जाते हैं। फिर भी हमारे रिसोर्सेज, हमें पैसे का कोई ज्यादा फायदा नहीं है, वो 18 महीने पढ़ाते हैं, हम इसमें 36 महीने पढ़ाते हैं, तो 36 महीनों में हमारा जो खर्चा आता है, हमारे जो रिसोर्सेज है वो जिस तरह से खर्च हो रहे हैं तो वो ज्यादा ही हो रहे हैं। इसलिए हमें तो भले ये 1,12,000 वाले में एडमिशन लोगे तो भी पैसे का फायदा ही है, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। फिर भी मैं घर में सलाह दे रहा हूँ कि बच्चे पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आए, बच्चा अपने बचपन को भी एंजॉय करे, अभी से जो है कि वो दुनियादारी को भी एंजॉय करे और बिना प्रेशर के वो एंजॉय करते हुए पढ़ाई करे। उसके लिए ये जो बैच है, जो परसों वाला जो बैच शुरू हो रहा है, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ फीस देख के उसमें इतनी है उसमें इतनी है और कोर्स वही कराया जाएगा, ये देख के बच्चे पे ज्यादा बर्डन न डालें। फिर आपकी मर्जी है, हमारे पास तो दोनों ऑप्शन है, ये स्कीम भी है और वो स्कीम भी है, जो स्कीम आप लेना चाहो वही है, पर मैं घर में यही सलाह जो है वो दूंगा। ठीक है, तो ये तो और इसके लिए अभी आपको जो है वो 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस कर जमा करवानी है, फिर बच्चा आएगा 3-4 दिन बैठ के देखेगा, उसके बाद आप फीस जमा कराएं। ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है कि आप फटाफट फीस जमा कराएं, बाद में आराम से सोच समझ के जो है वो फीस आप लोग जो है वो जमा कराएं। ठीक है, और फिर जो है अभी अब अपन पढ़ाई के बारे में थोड़ी सी बात करें, 2-3 चीजों के बारे में बात करूंगा मैं आपसे, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि आज हमारे 3-4 टॉपर्स भी है जो अभी अभी सेलेक्ट हुए हैं और वो अपने अनुभव जो है वो आपको सुनाएंगे, तो वो भी टाइम लेंगे, तो प्लीज थोड़ा आप पेशेंस रखना, थोड़ा बैठ के रखना, क्योंकि वैसे भी 6 घंटे की क्लास स्प्रिंग बोर्ड में रोजाना होती है, तो आज आप देख लेना कि 6 घंटे तक आप बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। और अगर पहले दिन ही आप 6 घंटे पेशेंस नहीं रख सकते तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एडमिशन न लें, क्योंकि आपके पिताजी के पैसे खरी कमाई के पैसे हैं, उन्होंने खून पसीना बहा के ये पैसे कमाए हैं, और क्योंकि आगे फिर आपको 3 साल लगातार रोजाना 4 घंटे और कभी 6 घंटे जो है वो रोजाना बैठना है, तो जो व्यक्ति एक दिन नहीं बैठ सकता 6 घंटे, तो वो 3 साल तक पक्का ही नहीं बैठेगा। इसलिए जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे साथ में, जो बच्चा पूरा सेमिनार अटेंड नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि वो जो है आरएस बनने के लिए, पढ़ाई के फील्ड में कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए नहीं है, पढ़ाई की बातें उसको अच्छी नहीं लग रही है, और इसके लिए अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, अच्छा बैंकर बन सकता है, अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है, अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए जिस पेशेंस की जरूरत होती है वो अगर आज नहीं रह रहा है तो आगे भी थोड़ा मुश्किल रहेगा। और इसके साथ ही एक और बात है कि आपके जीवन की
को बदलने के लिए। जरूरी नहीं कि आज के सेमिनार में जितने वक्ता आए और वो जितनी बातें करे वो सारी की सारी अच्छी बातें ही हो और सारी की सारी बातें आपको पसंद आए। नहीं, आपके जीवन को बदलने के लिए सिर्फ एक बात काफी होती है, और वो एक बात आपको कौन सी जो है स्ट्राइक करेगी, कौन सी आपको एकदम से जोश दिलाएगी, कौन सी बात आपको चिंतन के लिए मजबूर कर देगी, वो हो सकता है कि मेरी कही हुई पहली बात भी हो सकती है, मेरी कही हुई आखिरी बात भी हो सकती है, या आखिरी वक्ता के द्वारा कही हुई आखिरी बात हो सकती है। कोई एक बात ऐसी हो सकती है जो आपके जीवन को बदल सकती है। और आप इस सेमिनार से यही उम्मीद रखो कि मुझे सारी बातें अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम एक बात तो मुझे अच्छी मिलेगी ही मिलेगी यहाँ पे। तो वो ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो निश्चित रूप से मिलेगी। इसलिए आप पेशेंस रख के, धैर्य रख के जो है आप पूरे सेमिनार को जो है वो एंजॉय करें। और इसलिए हम सभी कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी अपनी बातें जो है वो खत्म कर दें। फिर मैं अब एक स्टूडेंट में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, ये तो यहाँ इतने जो है वो पेरेंट्स बैठे हैं जो बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, इतने स्टूडेंट्स भी बैठे हैं जो अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन के प्रति कितने सीरियस हो इसका पता चलेगा इस बात से। मैं एक 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 परीक्षा लूंगा आप लोगों की कि आज से 3 दिन पहले गुरुवार को दैनिक भास्कर, मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर सबके सामने आता ही है, दिखता ही है, आप लोग देखते ही हैं। अगर आप न्यूज़पेपर ही नहीं देखते फिर तो क्या ही बात करूं मैं तुम लोगों से, इसलिए सभी देखते हैं। तो गुरुवार को दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे एक न्यूज थी जिसमें ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स पे की गई एक रिसर्च थी, ठीक है, और उसमें ये बताया गया था कि स्टूडेंट में कौन कौन से गुण होने चाहिए ताकि वो सफल स्टूडेंट बनता है। आप में से कितने बच्चे हैं जिनको ये पता है, कितने पेरेंट्स हैं जिनको ये पता है? ये लो देखो, आप कितने सीरियस हो, ठीक है, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज है और फ्रंट पेज पे है। अब ये हो सकता है कि आप में से ज्यादातर न्यूज़पेपर देखते ही नहीं है, क्योंकि आपको रील्स देखने से फुर्सत मिले तो न्यूज़पेपर देखो, वरना एक स्टूडेंट को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। पहले हम मना करते थे और अब भी वो पुराने ट्रेंड के जो टीचर हैं वो स्टूडेंट को मना करेंगे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, और हम भी पहले मना करते थे क्योंकि पहले हमारे पास मैच्योर बच्चा आता था, उस सामाजिक जो राजनीतिक नॉर्मल चीजें क्या घटित हो रही है उसको पता होता था। इसलिए हम पहले बच्चों को कहते थे कि न्यूज़पेपर मत पढ़ो, जो करंट में जो क्वेश्चन आने हैं वो एक मंथली मैगजीन आती है उसको खरीद लो, उसको पढ़ लो, रोज न्यूज़पेपर पढ़ने में तुम्हारा टाइम खराब होगा। तो इसलिए हम पहले हम कहते थे, और कुछ टीचर है जो अभी भी यही कह रहे हैं। लेकिन अब हमने अलग चीज महसूस की है कि वर्तमान की जो जनरेशन है वो समाज से इतनी ज्यादा कट गई है, मोबाइल में इतनी ज्यादा मशगूल हो गई है कि मोबाइल और उसमें सोशल मीडिया और रील्स पूरी उनकी दुनिया इसमें सिमट गई है। और इस वजह से अड़ोस पड़ोस में, समाज में क्या घटित हो रहा है, क्यों घटित हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है, इसके बारे में जानकारी जीरो हो गई है। तो वर्तमान में हम न्यूज पढ़ने की सलाह इसलिए नहीं देते कि न्यूज पढ़ने से तुम्हारा करंट का जीके तैयार हो जाएगा, नहीं, तुम्हारे अंदर सामान्य ज्ञान, एक समाज के बारे में सामान्य समझ डेवलप होनी जरूरी है। अब लोग ऐसे ऐसे हैं, एमपी क्या होता है, एमएलए क्या होता है, तहसील क्या होती है, लोगों को ये पता नहीं तहसील क्या होती है, तहसीलदार क्या होता है, पता ही नहीं है। ये नई जो जनरेशन है, क्यों? क्योंकि ये मोबाइल के अंदर डूबे रहते हैं। तो इसलिए प्लीज आप अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, और न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ें ताकि समाज के बारे में आपकी जानकारी दुरुस्त होगी। किसी को ही नहीं पता, खैर तो इसका मतलब अपन सीरियस नहीं है, और सीरियस नहीं होने का एक रीजन है हमारे भारतीय समाज का, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमेशा ऐसी ऐसी बातें सिखाई हमें, संतोषी सदा सुखी, ये सेंटेंस, और आप 100 लोगों से पूछ लो कि भाई ये सही है गलत है, 100 के 100 आदमी कहेंगे सही है। क्या माथे का संतोषी सुखी होता है क्या अपने पास? ये बात उसके लिए है जो 1000 करोड़ रुपए कमा लेता है और उसके बाद भी दिन रात पैसा पैसा भाग रहा है, तो उसके लिए ये सही हो सकती है? या घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली भुनाने,
ठीक है? तो अपने तो जीवन में सब कुछ हासिल करना है अभी, और हम अभी भी संतोषी सदा सुखी। और सबसे ज्यादा जो गरीब आदमी है, जिसके पास कुछ ही नहीं है, वो इस चीज का सबसे अच्छा समर्थक मिलेगा कि हाँ, संतोषी, संतोष जैसा सुख भाई किसी चीज में नहीं है। तो प्लीज आप लोग ऐसी बातों के समर्थक न बने। संतोषी सदा दुखी रहता है, क्योंकि वो संतोष कर लेता है, संतोष कर लेता है तो वो न तो पैसे कमाता है, न प्रतिष्ठा कमाता है, न पद कमाता है, कुछ ही नहीं कमाता, और जिंदगी भर समस्याओं से जूझता रहता है, हर छोटी छोटी चीज के लिए जूझता रहता है। इसलिए संतोषी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता, संतोषी व्यक्ति हमेशा दुखी ही होता है। ठीक है, बस वो जीव राजी करने के लिए जो है वैसी बातें करता है। और फिर ऐसे लोग फिर आगे भी कहते रहते हैं, पैसे से तुम अच्छा बिस्तर तो खरीद लोगे, लेकिन नींद कहां से खरीदोगे? पैसे से तुम जो है आलीशान घर तो बना लोगे, लेकिन घर के अंदर सुकून कहां से लाओगे? पैसे से तुम अच्छा खाना तो खरीद लोगे, लेकिन भूख कहां से लाओगे? इस तरह ये गरीबों के द्वारा आविष्कृत किए गए कुछ सेंटेंस है जो खुद को सांत्वना देने के लिए होते हैं कि भाई खुद ने कमाया नहीं पैसा, इसलिए अब इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। वरना प्लीज तुम लोग ऐसी बातों के समर्थक मत होना, और जीवन में आगे बढ़ने की भूख रखना। ठीक है, तो आना क्या बज रहा है? अरे ये फोन साइलेंट करो थोड़ा। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ, तो प्लीज जो है थोड़ा, वैसे तो अब अपन हॉवर्ड की जो स्टडी है उस पे आ जाते हैं। उसमें 4-5 पॉइंट बताए गए हैं कि एक अच्छे स्टूडेंट में क्या चीज होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है वो है जिज्ञासा। क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा। सबसे ज्यादा जिज्ञासा जिस व्यक्ति में होगी जीवन में, वह व्यक्ति, वह स्टूडेंट सबसे आगे बढ़ेगा। मनुष्य और पशु में यही फर्क होता है कि पशु में कोई जिज्ञासा नहीं होती, कोई चीज जानने की उसकी इच्छा नहीं होती, और आप मनुष्य हो, इसका मतलब आपके अंदर जिज्ञासा है। अब मनुष्य भी दो तरह के होते हैं, एक जिनमें जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है, और एक जिनमें जिज्ञासा कम होती है। कम जिज्ञासा वालों ने अपने लिए दोहे भी बना रखे हैं। ठीक है, किस किस को याद करें, किस किस को रोएं, आराम बड़ी चीज है, लंबी तान के सोए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। चौंच दी है, चुगोई दई। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जो किसको याद करें, क्यों जाने, क्यों जानना किसी के बारे में। तुम्हारे आसपास लोग होंगे जिनको कुछ भी जानने का शौक नहीं है, तो वो व्यक्ति जीवन में कभी अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता। वो, इसका मतलब वो मनुष्य के ज्यादा नजदीक नहीं है, बल्कि वो पशु के ज्यादा नजदीक है। ईश्वर को उसकी जो आत्मा है वो डालनी तो थी किसी पशु में, पर जल्दी में, अफरा तफरी में, भूल से वो पशु में डालने की बजाय इंसान में डाल दी वो आत्मा। तो आपके अंदर अगर जिज्ञासा नहीं है, हर चीज को जानने का शौक नहीं है आपको, तो इसका मतलब आप पशु हो। और बच्चा जब पहला बोलना सीखता है, तब सबसे ज्यादा बोला जाने वाला उसका सेंटेंस होता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये आप नोटिस करना, किसी नया बोलना सीखा है, क्योंकि जब तक वो बोलना नहीं सीख रहा होता उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं भरी पड़ी, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन जो ही बोलना सीखता है तो सबसे ज्यादा, भाई आपकी भाषा अलग होगी, ओ कहूं है, ओ की है, ठीक है, तो वो कहीं है, तो वैसे वैसे आपकी जो भाषा है उसमें वो बच्चा बोलेगा, पर सबसे ज्यादा बोलने वाला, क्योंकि मनुष्य के अंदर जिज्ञासा होती है। तो आपके अंदर जिज्ञासा कितनी ज्यादा है? जब पढ़ने के लिए बैठते हैं और आप एक टॉपिक को पढ़ते हैं और उससे आपको नया ज्ञान होता है, और उतना होने के बाद उससे 4 प्रश्न और आपके दिमाग में उभरते हैं, और उन 4 चीजों के बारे में और जानने की अगर आपके अंदर इच्छा है, तो इसका मतलब आपके अंदर जिज्ञासा ज्यादा है। और जिज्ञासा ज्यादा है तो आप निश्चित रूप से जो है आगे बढ़ेंगे। और पढ़ाई करते समय, अरे बारे, ये भी पढ़ना पड़ेगा, अरे बारे, वही पढ़ना पड़ी, इतना पढ़ना पड़ी, सर ये टॉपिक कब खत्म होगा? इसका मतलब आप रो रो के मर मर के पढ़ रहे हो, और रो रो के मर मर के पढ़ोगे तो मारवाड़ी में कहा, भाया रे ओ संग द्वार के दो रोज पूगना है। ठीक है, फिर जो लक्ष्य है वो हासिल मुश्किल ही होना है। अब मेरा बताऊं तो मैं जब पढ़ता था, देखो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, पढ़ने बैठते हैं उस समय थोड़ा सा जोर आता है, क्योंकि आराम सो रहे हैं, तो आराम की प्रवृत्ति ईश्वर ने सबको दी है। लेकिन उस समय कि नहीं, आराम नहीं, मुझे पढ़ने बैठना है।
लेकिन तो पहले मुझे भी जोर ही आता था पढ़ने, बैठने से पहले थोड़ा सा जोर आता था, लेकिन मैं मेरी इच्छाओं को खत्म करता, किल करता और पढ़ने बैठता। पढ़ने बैठने के बाद जो ही कोई नई चीज मुझे पता चलती, तो मैं मन ही मन, मुझे इतनी खुशी होती थी कि मैं यूपीएससी और आरपीएससी को थैंक यू बोलता था, धन्यवाद बोलता था कि थैंक यू यूपीएससी, थैंक यू आरपीएससी, तुमने सिलेबस में रखा इसलिए मैंने ये पढ़ा, वरना मेरे जैसा निकम्मा आदमी ये कभी चला के कभी नहीं पढ़ता। और पढ़ा तो मुझे ये नई चीज पता चली, और वो अब मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो जिज्ञासा, आप अपने अंदर हमेशा ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ना बर्डन नहीं है, ज्यादा जानकारियां इंफॉर्मेशन लेना बोझ नहीं है, बल्कि वो आपके व्यक्तित्व का निर्माण कर रही है। आप महंगे कपड़े पहन लो, महंगी गाड़ी खरीद लो, महंगे जूते खरीद लो, महंगे गहने खरीद लो, उसका इंप्रेशन जाता है समाज पे, लेकिन वो इंप्रेशन टेम्परेरी है। और आपका नॉलेज है, आपका व्यक्तित्व है, और आप चार बातें ऐसी कह रहे हो चार लोगों के बीच में, वो इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग है, वो प्रभावी स्थायी इंप्रेशन होगा और बहुत गहरा इंप्रेशन होगा अगले व्यक्ति पे। तो और जो व्यक्ति जो महंगे कपड़े वगैरह जो पहनता है, महंगी गाड़ियां लेता है, वो व्यक्ति लेता है, मेरे बारे में मत कहना तुम, तो वो करता है जिसको अपने ज्ञान पे, अपने व्यक्तित्व पे भरोसा नहीं होता है। और आपका व्यक्तित्व है, आपका ज्ञान है, तो आपको दूसरी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज जिज्ञासा, दूसरी चीज उसमें कहा है, हॉवर्ड की स्टडी जो है उसमें कहा है कि गहन चिंतन। आप जो चीज, एक जिज्ञासा से आपने वो चीज जान ली, जानने के बाद आपके अंदर 10 प्रश्न और खड़े होने चाहिए, और 10 प्रश्न और खड़े होते हैं तो आपकी चिंतन जो प्रोसेस है वो फास्ट होनी चाहिए, और उसके दाएं बाएं कब क्या कौन कहां और नए क्वेश्चंस होने चाहिए, और उनके बारे में चिंतन मनन लगातार होना चाहिए, चिंतन की प्रवृत्ति होनी चाहिए आपके अंदर। और तीसरी बात उसमें बताइए नैतिकता, मॉरलिटी। आप लास्ट में जाके भले ही बेईमान बन जाना, लेकिन जो शुरुआत बेईमानी से करता है जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ये एक अलग बात है कि लोग शुरू में बहुत ऑनेस्ट होते हैं, अपने उद्देश्य के प्रति ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, और पहले उनके मन में सिर्फ मेहनत आती है, लेकिन लास्ट में जाके जब कुछ हासिल हो जाता है तो बेईमानी भी कर लेते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं वो शुरू से कभी बेईमान नहीं होते। इसलिए जीवन में ग्रोथ अगर करनी है तो मॉरलिटी, नैतिकता आपके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने ज्यादा नैतिक होंगे आपका विजन उतना ही ज्यादा बड़ा होगा, आपका टारगेट उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। तो इसलिए जीवन में हमेशा दूसरों का भला करना है, दूसरों का अच्छा करना है, आपके किसी व्यक्ति को जो है चोट नहीं पहुंचानी है, किसी व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचानी है। ये भाव अगर आप अपने अंदर हमेशा रखेंगे तो आपको जो है जीवन में आगे बढ़ने में सहूलियत रहेगी। और चौथा जो पॉइंट बताया है, सही समझ, कौन सा टाइम पढ़ने के लिए सही है, कौन से दोस्त सही है, कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है, ये चीजें जो है वो आपके जीवन में होनी चाहिए। तो ये चार चीजें जो कही गई है, जिज्ञासा, चिंतन, मॉरलिटी नैतिकता, और सही समझ, ये चार स्टूडेंट्स के बीच में अंदर होनी चाहिए। और मैं इसके साथ ही एक चीज और जोड़ूंगा, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। मैं तो खैर इन चारों से भी ज्यादा श्रेष्ठ जो मानता हूं वो मानता हूं कि आपका नजरिया कितना पॉजिटिव है। हमारे देश की दिक्कत यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, और हर व्यक्ति दूसरों के जीवन में झांकता रहता है। और दूसरों के जीवन में जो व्यक्ति ज्यादा झांकता है वो दूसरों की कमियां देखने के लिए झांकता है, और उनकी आलोचना कैसे की जाए, क्रिटिसाइज कैसे की जाए। तो ये नेगेटिव जिनका दृष्टिकोण होता है उन लोगों की विशेषता होती है। और स्पेशली भारत इतना पिछड़ा होने के वैसे तो सैकड़ों कारण है, पर उनमें से एक कारण यही है कि हमारी जो मानसिकता है वो नेगेटिविटी की मानसिकता ज्यादा है। आप यूरोप में जाके देखोगे, यूरोप में किसी भी व्यक्ति को दूसरे से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन को लेके इतना सीरियस है, इतना कॉन्शियस है कि वो दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं है। दूसरा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। उसे है कि मुझे क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है, क्या मैं उसके लिए सही मेहनत कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ये यूरोपियंस की, अमेरिकन की ये विशेषता है, और इसी वजह से वो समाज, वो देश इतने आगे हैं। और हमारे देश में खुद का जीवन, खुद की दिनचर्या जाए भाड़ में, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, फलाना कहाँ करे, पड़ोसी क्या कर रहा है, वो जो है हाय भाई ठंडा है,
वो ऐसे करके वो उसके बारे में और दूसरों की क्रिटिसाइज करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की कमियां निकालना। तो जीवन में आप इस चीज से ऊपर उठ जाओ। आपके लिए इस जन्म में आपकी जिंदगी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको दूसरों की जिंदगी में नहीं झांकना है। दूसरे जो आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं उनके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। एनी टाइम आपका जो फोकस है वो आपका खुद का जीवन होना चाहिए। पहली चीज, अगर ये चीज होगी तो आप में पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। क्योंकि दूसरों के जीवन में झांकोगे तो नेगेटिव बातें देखोगे, खुद के जीवन में झांकोगे तो खुद में आदमी को अच्छाइयां ही दिखती है। और उन अच्छाइयों को और अच्छा कैसे किया जा सकता है, तो ये जीवन में जिस दिन आप पॉजिटिव दृष्टिकोण ले आओगे और उसके बाद दूसरों को भी देखोगे तो पॉजिटिव तरीके से अगर देखोगे तो हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखोगे। हर व्यक्ति को देखोगे उसमें पॉजिटिव अच्छा ही देखने की कोशिश करोगे तो सबसे आप सीखोगे और सबसे सीखते सीखते आपका जीवन खुद भी जो है वो दुनिया के सारे अच्छे गुण आपके अंदर जो आ जाएंगे। इसलिए प्लीज आज के दिन अगर आप मुझसे कोई एक बात सीख के जाना चाहें तो मैं ये कहूंगा कि जीवन में पॉजिटिविटी सीखें, सकारात्मकता सीखें और दूसरों से ज्यादा मतलब नहीं रखें, अपने लाइफ से अपने जीवन से ज्यादा रखें। और दूसरों से मतलब रखना भी है तो आप कितने लोगों की मदद कर सकते हो, पर दूसरे लोगों की मदद करने के लिए पहले खुद को कुछ न कुछ बनना भी पड़ेगा। इसलिए अभी दूसरे के बारे में कुछ ही नहीं सोचना है, केवल खुद के बारे में ही सोचना है। पॉजिटिविटी यही रखें। और इसके साथ ही मैं बैच के बारे में कह दिया है, मैं आपके बारे में। और देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट से, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स किसी का भी सिलेक्शन नहीं करवाते हैं। आप अगर ये सोच के आ रहे हैं कि मैं स्प्रिंग बोर्ड में आ गया हूं तो मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, बिल्कुल ही नहीं है। मैं हर सेमिनार में एक एग्जांपल देता हूं, हर सेमिनार में। हालांकि मेरे परिवार के बच्चे भी इस बात से बहुत दुखी हैं और वो यूं कोसते रहते हैं कि ये कैसा आदमी है जो हमारे बारे में ऐसे कहता है। मैं हर सेमिनार में कहता हूं कि जब मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट नया शुरू किया था तब मेरे बच्चे कम होते थे, 12 बच्चे थे मॉर्निंग बैच में, इवनिंग बैच में 2 बच्चे थे मेरे पास सिर्फ। 2006 की बात है, 2006 दिसंबर में। तो ये बहुत लंबी जर्नी, धीरे 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 स्प्रिंग बोर्ड जो है यहाँ तक पहुंचा है। कम बच्चे होते थे तो क्लासरूम थोड़ा खाली खाली सा लगता था। तो फिर मैं कहा क्या करें यार, तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं कहा यार अपने जो रिश्तेदारों के बच्चे हैं परिवार के, उनको सबको ले आते हैं। 2 फायदे हो जाएंगे, एक तो क्लासरूम थोड़ा भरा भरा सा दिखेगा, दूसरा कोचिंग चलाने से पैसे की कमाई तो हो नहीं रही है, क्योंकि इतने बच्चे आते थे तो उनका कोचिंग का खर्चा भी नहीं निकलता था, वो भी मैं दोस्तों से उधार ले लेके मैं जो है वो चलाता था। पूरे दूसरे खर्चे भी मैं वैसे पूरे करता था। तो मैं कहा कम से कम पैसा नहीं कमा रहे हैं तो परिवार के रिश्तेदारों के 8-10 आरएस आरपीएस तो बना ही दे, ये फायदा हो जाएगा। और फिर ये बच्चे लगातार 3-4 साल तक मेरे पास ही रखूंगा। सुबह शाम मैं इनके जितने भी डाउट्स होंगे वो डाउट क्लियर करूंगा, मैं इनको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, इनके ऊपर एक्स्ट्रा निगरानी रखूंगा। तो मैं ले आया, लाया और विश्वास करो उनमें से किसी का प्री भी पास नहीं हुआ कभी। तो उस दिन मेरे दिमाग से ये गलतफहमी निकल गई कि कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी का सिलेक्शन करवा सकता है। तो एक बार पेरेंट्स आए और वो मुझे कहे कि साहब आपको घर की तरह रखना है बच्चे को, आपको विशेष इस पे ध्यान देना है। तो मैंने वो पूरा किस्सा सुनाया। मैं कि आज दिन तक जिन जिन का मैंने विशेष ध्यान रखा था प्री भी पास हुआ नहीं है। अब आप बताओ बच्चे का विशेष ध्यान रखना है क्या? उसने कहा साहब रहने दो, इसके लक्षण होंगे तो ये पढ़ लेगा, नहीं होंगे तो नहीं पढ़ेगा। तो प्लीज, वैसे अभी जो बच्चे स्टूडेंट्स आएंगे वो कहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने उनको थोड़ा रिक्वेस्ट किया प्लीज 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 हमारी थोड़ी तारीफ करना। लेकिन सच ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी का भी सिलेक्शन नहीं करवा सकता। कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ दिशा दे सकता है आपको, और सही दिशा देने की हम कोशिश करते हैं। और ऑनेस्टी स्प्रिंग बोर्ड की जो विशेषता है, पहले दिन से आज दिन तक हमारे जो सबसे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं। हालांकि अब हम अखबार में भी विज्ञापन देते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें, इतने साल तक हमें उसकी जरूरत महसूस ही नहीं हुई थी। लेकिन वो हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। और हमारा स्टूडेंट यहाँ पे 18 महीने रहता है और 18 महीने में रोजाना वो सारे टीचर्स को बहुत नजदीक से देखता है। और कोई भी झूठा व्यक्ति होगा वो 2 घंटे तक अपने झूठ को छुपा सकता है, 4 घंटे तक झूठ को छुपा सकता है, लेकिन 2 साल तक रोजाना आप ही बोल रहे हो, सामने वाला केवल आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति अपने अवगुणों को, अपनी कमियों को छुपा नहीं सकता। एक्टिंग करके 2-4 घंटे ही छुपाई जा सकती है,
तो इसलिए हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे टीचर्स की, संस्थान की जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, उसकी बहुत गहरे से जो है वो समझ होती है। ठीक है, वही है। तो वो मैं पहले ही कह रहा हूं कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी या कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है किसी का सिलेक्शन नहीं करवा सकता। सिलेक्शन आप खुद ही करवाओगे, खुद का ही होता है। व्यक्ति की सफलता में 80% भूमिका, 90% भूमिका आदमी की खुद की है। आप कैसे पढ़ते हो, आप में आगे बढ़ने का जज्बा और जुनून कितना ज्यादा है, डिपेंड उस पर करता है। हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते। हम कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल 10% होता है, हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के उसको जो है 15% कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं, लेकिन वो 80% कभी नहीं हो सकता। और अगर होता तो मैं मेरे रिश्तेदारों का सबका सिलेक्शन करवा देता। ठीक है, तो इसलिए आप आओ स्प्रिंग बोर्ड में तो पहले दिन ये सोच के आना कि सिलेक्शन तो मेरा होना ही है, भले मैं कोचिंग करूं या ना करूं। और आप अगर इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, तो आपको कोचिंग करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी से आरएस बनते हैं। अगर आप में आप ब्रिलियंट हो, इंटेलिजेंट हो, सेल्फ स्टडी से बन सकते हो, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट उन बच्चों के लिए है जिनके पास पैसे की खुरखुरी थोड़ी ज्यादा है, कि मेरे पापा के पास पैसे हैं और मैं तो 1,12,000 रुपए या 1,52,000 रुपए पिताजी के जब तक ठिकाने नहीं लगाऊं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास पैसे की खुरखुरी ज्यादा है तो कोचिंग करो, या फिर तुम्हें यो शहंशाहों जैसा फील लेना है। जैसे बादशाह था अकबर, अकबर अनपढ़ था, उसको पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसकी जिज्ञासा उसमें बहुत थी कि किताबों में लिखा हुआ क्या है। तो इसलिए वो फिर ऐसे लोग रखता था हायर करके पैसे देके, और उनको करता, जब भी वो फुर्सत में होता वो लेट जाता या आपकी तरह यूं बैठ जाता और उसको कहता कि ले किताब पढ़नी शुरू कर। तो अकबर का फ्री टाइम जब भी होता उसके पास में एक आदमी खड़ा होता और वो किताब पढ़ के सुनाता उसको, क्योंकि अकबर खुद पढ़ नहीं सकता था, पढ़ा लिखा था नहीं वो, तो वो उसको सुनने का शौक था किताबों। तो फिर वो पढ़ता पड़ोस में। तो आज भी आते हैं ना ऐसे वीडियो आगे हैं जो कि भाई जिसमें कोई भी बुक आप सुन सकते हो पूरी। तो इस तरह से दूसरा कोचिंग वो लोग करते हैं जो खुद को बादशाह अकबर समझते हैं कि हम खुद तकलीफ नहीं उठाएंगे, हम तो यहाँ आके बैठ जाएंगे और फिर टीचर जिसको पैसे हायर दिए हैं उसको हाँ अब बोलना शुरू करो, फिर हम खड़े हो गए यहाँ पे बोलेंगे, और फिर तुम्हें 2 घंटे होंगे, अब 15 मिनट का हमें ब्रेक चाहिए, इसलिए थोड़ी देर तुम चुप हो जाओ, और तुमको सुनते सुनते हम बोर हो गए हैं इसलिए दूसरे टीचर को भेजो। फिर 15 मिनट बाद दूसरा आएगा, और वो तुम सब तो शहंशाहों की तरह आराम से बैठे रहोगे, और वो जो टीचर है वो तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा, और खड़ा खड़ा फिर 2 घंटे, 2 घंटे बाद तुम कहोगे ओके आज इतना ही, कल हम वापस आएंगे, तुम तैयार रहना। तो जिनको शहंशाहों जैसी फीलिंग लेनी है उनके लिए कोचिंग है। या फिर कोई ब्रिलियंट ज्यादा नहीं है, ज्यादा ब्रिलियंट बच्चा है, एक टॉपिक को समझाते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आ गया, लेकिन हम कमजोर से कमजोर बच्चे का ध्यान रखते हैं, इसलिए उस चीज को 10 बार समझाएंगे। तो अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आप इरिटेट हो जाओगे, अरे यार एक बात एक बार में समझ आ गई, ये बार बार रिपीट क्यों कर रहा है, आपको ऐसा फील आएगा। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। और कोचिंग में हम जो चीजें पढ़ाते हैं वो ये जो नीचे नोट सब रहा, हम जो क्लास में पढ़ाते हैं और बच्चों को जो लिखवाते हैं वो ही नोट्स यहाँ मिल जाते हैं, 2-3 हज़ार रुपए में मिल जाते हैं। तो अगर आपके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ठीक है, और आप जयपुर में रहने का खर्चा वहन नहीं कर सकते, 1,12,000 1,52,000 की फीस वहन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आरएस नहीं बन सकते, तो भी आप बन सकते हैं। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तब तो आपको उल्टा बनना ही है, क्योंकि पैसे वालों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते ही सक्सेसफुल लोग देखना, सारे जिनके परिवार की आर्थिक स्थितियां खराब है वही लोग पढ़ते हैं। तो और पढ़ने के लिए आपको, और हमारे जो नोट्स हैं वो इतने इजी भाषा में लिखवाए गए हैं कि कोई भी एक सामान्य समझ वाला जो स्टूडेंट है वो खुद पढ़ के भी बन सकता है, अब बशर्ते कि आप इंटेलिजेंट हो, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो। आप वैसे हो कि संगत सार अनेक फल, जैसी कंपनी में रहेंगे वैसे लक्षण मेरे में तो आएंगे। मैं यहाँ आऊंगा तो 4 लोगों की मुझे कंपनी मिलेगी, 7 बजे क्लास है तो मुझे
क्लास है तो मजबूरी में मैं जल्दी उठ भी जाऊंगा और आऊंगा। अगर मेरे भरोसे रहा तो मैं रील कब देखने बैठ जाऊंगा, कब चाय की थड़ी पे बैठ जाऊंगा, कब फोन पे बातें करने लग जाऊंगा, मेरा सेल्फ कंट्रोल नहीं है। मुझे एनी टाइम कोई न कोई समझाए बात तो मुझे समझ में ज्यादा आती है, पढ़ी हुई बात मैं भूल जाता हूं, लेकिन कोई मुझे समझाता है तो वो बात मुझे ज्यादा देर तक समझ में आती है। अगर इस तरह का बेनिफिट चाहिए तो कुछ फायदे भी होते हैं ऑनलाइन कोचिंग के, तो वो फायदे आपको वैसे ही कोई इससे नियमितता बन जाती है, कंपटीशन की भावना आती है। एक इतने सालों का अनुभवी टीचर है, वो आपको समझा रहा है तो उसके समझाने की जो ट्रिक होती है, 4 एग्जाम्पल होते हैं जो आपके नोट्स में नॉर्मली नहीं होते हैं, जो क्लास में कई 10 बातें लिखाई जाती है और 20 बातें ऐसी होती है जो केवल बोली जाती है, तो वो कुछ फायदे होते हैं। लेकिन एक एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट आदमी होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, उसको कोचिंग की जरूरत नहीं है। और 20, 30, 40% बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी से सेलेक्ट होते हैं, तो अगर आप वो कर सको तो अच्छा है। और फिर भी मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो दो तरह के स्टूडेंट आते हैं। एक स्टूडेंट जो रियल में जितना पढ़ते फीस देते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमसे सीख लेते हैं, और एक होते हैं जो केवल हमें फीस देते हैं, डोनेशन देने के लिए आते हैं और कि सर हम पढ़े या न पढ़े, आप लो ये पकड़ो 1,52,000, 1,12,000, आप तो ये गाड़ी अब पुरानी हो गई है, थोड़ी नई खरीद लो, थोड़ा और कुछ करना है, आप मौज करो, हम पढ़े या न पढ़े। तो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में आने वाले जो है 80% बच्चे डोनेशन देने के लिए आते हैं और 20% बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अब आप तय कर लो कि आप कौन से वाले हो। रियली 80% बच्चे डोनेशन देने के लिए आते हैं, 20% ही पढ़ने वाले होते हैं। बाकी मस्त मौला होते हैं, लापरवाह होते हैं, जिंदगी के प्रति सीरियस। अब पहले दिन सब सीरियस होते हैं, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं उनपे कौन सा रंग चढ़ता है, और वो हम कितना ही माथा पटक लें, टोपी पटक लें, उनको 10 बार समझा दें, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। तो इसलिए आपको दूसरों का मूल्यांकन कम करना है, कोचिंग का मूल्यांकन कम करना है, आपको अपने बारे में सोचना है कि आप जिंदगी के प्रति कितने सीरियस हो। अगर आप जिंदगी के प्रति सीरियस हो तो आप भले कोचिंग नहीं भी करोगे तो भी आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और आप सीरियस नहीं हो, 10 कोचिंग कर लो, 10 जगह से पढ़ लो, आपका कोई सिलेक्शन नहीं करवा सकता। इसलिए प्लीज आप खुद का आत्म मूल्यांकन करें, अपना अपने बारे में ज्यादा सोचें, और आप अपने आप को कैसे सीरियस बना के रख सकते हो, कैसे गंभीर बना के रख सकते हो, इस चीज के बारे में जो है वो ज्यादा सोचें। ठीक है, तो और बाकी तो आप हम हमारी तरफ से कोशिश पूरी करते ही हैं ऑनेस्टी के साथ। और स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की तारीफ तो नहीं, लोग आजकल जो है स्प्रिंग बोर्ड के रिजल्ट सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा बच्चे यहीं आते हैं, 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने लोग भरोसा कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो बात होगी, क्योंकि सभी लोग इतने ही आ रहे हैं। मार्केट का 80% 90% शेयर हमारे अकेलों के पास है, 10% बच्चे बाकी सब इंस्टीट्यूट के पास है, थोड़े थोड़े सबके पास है। और सबसे राजस्थान के सबसे अच्छे टीचर, क्योंकि आरएस की तैयारी कराना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। आरएस की तैयारी कराने के लिए छोटे मोटे 18 सब्जेक्ट है, 18 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 18-20 टीचर की जरूरत होती है। तो राजस्थान के सबसे जो बेहतरीन टीचर है वो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के अंदर है। ये बातें है ही है। और पर बुराई ये की होती है स्प्रिंग बोर्ड की क्रिटिसाइज कि भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए आपके पर्सनल अटेंशन नहीं दिया जाएगा। और आप निश्चिंत रहें, पर्सनल अटेंशन जैसी नौबत आती ही नहीं है। वैसे तो हर क्लास के बाहर हमने टीम बैठा रखी है, 5-6 मेंटर्स बैठा रखे हैं क्लास के, जो बच्चों के किसी भी तरह के जो डाउट्स होते हैं उनको वो क्लियर कर देते हैं। प्लस डाउट की नौबत आती नहीं है। नौबत ये होती है हम क्लास में किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से रटा देते हैं, बच्चों को एकदम यूं घोट के पिला देते हैं, सबको यूं याद होता है, और दूसरे दिन जब हम पूछते हैं कि कल जो पढ़ाया था कितने बच्चों को याद है, तो मुश्किल से 10% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। तो घर जाते हैं बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ के और डाउट लेके आए, ऐसी नौबत नहीं आती है। उल्टा घर जाते हैं और बच्चे जो पढ़ाया है उसको भी भूल के आते हैं। डाउट एक्स्ट्रा किसका होगा? जो पढ़ाया है उसको याद रखेगा, प्लस एक्स्ट्रा कोई बुक पढ़ेगा, बुक से कोई डाउट क्रिएट होगा। आज दिन तक तो ऐसे बच्चे देखे नहीं है हमने। और इतने सालों से इतने बच्चों ने डाउट हमें पूछ लिया है 20 सालों में, कि हमारा अनुभव पहले से हो जाता है कि क्लास में हमें पहले से ही ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो बच्चों का कौन कौन सा डाउट हो सकता है, वो हमारे पास पहले से अनुभव होता है हमें। इसलिए क्लास के साथ ही हम इतना कुछ पढ़ा देते हैं कि बच्चे के डाउट रहने की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। प्लस स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जो है वो एक परिवार की तरह है। यहाँ जितने भी टीचर्स हैं, तो मैं और मेरे जो टीचर्स हैं उनमें कभी ऐसा नहीं कि वो फैकल्टी है। सारे टीचर्स जो है एक तरह से स्प्रिंग बोर्ड के पार्टनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं। और वो आप उनके जीवन शैली देख के देख समझ भी सकते हैं
कि सारे कोई मर्सिडीज में रहता है, कोई ऑडी रखता है, कोई जो है रखता है, तो वो एज ए टीचर नहीं है, एज ए पार्टनर है, ठीक है। तो वो पार्टनर है, तो इसलिए वो जी जान जो है यहाँ पे पूरी जो है वो लगा देता है। और राजस्थान में जितने भी अच्छे टीचर है, हर टीचर का ये टेम्पो के पीछे लिखा होता है ना कि बड़ा होके मैं ट्रक बनूंगा, अरे नहीं पढ़ा? कोई टेम्पो होते हैं, कुछ टेम्पो के मालिक लिखते हैं टेम्पो के पीछे कि मैं बड़ा होके ट्रक बनूंगा। तो वैसे राजस्थान में जितने भी टीचर हैं जो दूसरी जगह पढ़ा रहे हैं, हर एक का सपना है कि एक न एक दिन मैं स्प्रिंग बोर्ड में जो है वो पढ़ाऊंगा। तो राजस्थान के सबसे बेहतरीन जो टीचर है वो यहाँ आपको पढ़ाने के लिए है। और बाकी ज्यादा रही मन हीरा कब कहे लाख टको मेरे मोल, तो मैं मेरे मुंह से अगर ज्यादा तारीफ करूंगा तो ये कोई अच्छी चीज भी जो है वो नहीं है। और बाकी आप लोग यहाँ आओगे तो आपको फील होगा कि आप अपने घर से जितना प्यार करते हो, शायद उससे ज्यादा प्यार आप स्प्रिंग बोर्ड से करने लग जाओगे। और आपके पेरेंट्स को स्प्रिंग बोर्ड से ईर्ष्या नहीं होगी। बच्चा आजकल घर को कम याद करता है, और यहाँ आओगे घर को बिल्कुल याद नहीं करोगे, लेकिन घर जाओगे तो तुम स्प्रिंग बोर्ड को ही याद करोगे। सुबह शाम जो है तुम्हें स्प्रिंग बोर्ड, ये तो मैं जो है वो आपको वादा करता हूं, इससे आपको निराशा नहीं होगी। और आज दिन तक हमारे स्टूडेंट्स को हमसे कभी कोई शिकायत नहीं रही है पढ़ाई के मामले में। दूसरे, पानी नहीं आया, ठंडा पानी नहीं आया, टॉयलेट साफ नहीं हुए, टेस्ट का रिजल्ट टाइम पे नहीं निकाला, या कॉपी उसकी सही चेक नहीं हुई, क्योंकि चेक करने वाले अलग अलग लोग होते हैं। वो भी हम एआई मॉडल ले आएंगे तो उसमें भी अब जो है कि कोई कमी जो है वो आएगी नहीं। बाकी पढ़ाने के मामले में और टीचर्स का जो डेडिकेशन है, समर्पण है, और 100% जो झोंकना है टीचर के द्वारा, उस मामले में बच्चों को कभी शिकायत नहीं रही है। हमें बच्चों से हमेशा शिकायत रही है कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं, फिर भी अब हमारे जो टीचर है वो सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक क्लास ले रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। तो फिर बच्चों से हम उम्मीद करते हैं कि अब तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, इनके पास सब कुछ है, फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे पास तो पूरी जिंदगी आगे पड़ी है और अभी कुछ नहीं है, और तुम अभी भी मेहनत जो है वो नहीं करते हो। तो यहाँ बच्चों को टीचर से शिकायत नहीं होती, टीचर को हमेशा बच्चों से शिकायत होती है कि बच्चे सीरियस नहीं है। तो इसलिए आज आप ये प्रण लें कि अगर होगी तो मुझे टीचर से शिकायत होगी, टीचर को मुझसे शिकायत कभी नहीं होगी, और जितना पढ़ना होगा मैं उससे कई गुना ज्यादा ही पढ़ूंगा। इस तरह का कमिटमेंट अगर आप करें तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अभी जो है वो नेक्स्ट आपके वृंदा जो है वो आएंगी 20वीं रैंक है। अभी जो 4 दिन पहले जो रिजल्ट आया है उसमें 20वीं रैंक है। फिर नवनीत आएगा, दिनेश आएगा। तो ये लोग जो है अभी आपके आएंगे, तो थोड़ा थोड़ा टाइम लेंगे। तो प्लीज, वो अभी अभी सफल हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में तैयारी करते समय किन चुनौतियों का सामना किया और कैसे कैसे हालातों से वो गुजरे हैं, तो उनका अनुभव निश्चित रूप से जो है वो, हम लोग तो फिर भी फेल हो गए थे, खुद पास नहीं हो पाए थे, और ये रियल हीरो है, रियल स्टार्स हैं जिन्होंने अभी इस पैटर्न के हिसाब से सफलता हासिल की है। तो इनकी बातें आपके जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायी होगी। इसलिए प्लीज पूरा बेनिफिट लें सेमिनार का, और आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें। ठीक है, ओके, थैंक यू, आपने इतनी देर के लिए मुझे जो सुना इसके लिए। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम की टेंशन ना लें, बाइलैंग्वेज है बैच, जो बाइलैंग्वेज है, और टेस्ट नियमित रूप से होते हैं। और टॉपर्स जो है, इतने सारे टॉपर्स हैं कि हम आपको कंफ्यूज कर देंगे। इतने टॉपर्स मोटिवेट करने के लिए रोज जो है वो आते रहेंगे आपको। सभी को नमस्ते। एक बार मैडम के लिए वापस जोरदार तालियां भाई। मेरा नाम वृंदा शेखावत है और RS 2024 में मेरी रैंक 20 आई है। और सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ 2 बातों के लिए। सबसे पहले कि आपने ये डिसाइड किया कि आपको लाइफ में करना क्या है, और IAS और RAS के प्रिपरेशन से बढ़िया मुझे लगता नहीं है कि जिस समाज से हम आते हैं कुछ और बेहतर हो सकता है। ठीक है। दूसरी इस बात के लिए मैं आपको बधाई देती हूँ कि आपने